हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी बहुत मेहनत से कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर या तो कल है कुछ लोगों का या फिर परसों है पेपर। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक लास्ट वीडियो लाई गई है मैथ के पेडागोजी सेक्शन की। अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें टोटल 53 या 54 क्वेश्चंस लिए गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, चाहे आप पेपर फर्स्ट देने जा रहे हैं चाहे पेपर सेकंड देने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट में 15 क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन के आते हैं। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट रिवाइज करते हैं, मेहनत से देखते हैं, तो ये मान के चलो गारंटी है कि 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट इसी से आएगा। ठीक है, और अगर पेपर सेकंड देने जा रहे हैं तो ये मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि भैया सिलेबस तो फिक्स है, उसी पर ही आना है क्वेश्चन, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले देख लो भैया, अगर आपके वीडियो ये कुछ काम की लगती है, आपको हेल्प पहुंचाती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत। इस पर एक क्वेश्चन, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या ये है? इवैन हिले ने बताया था कि ज्यामिति, कोई भी इंसान जो है वो ज्यामिति कैसे सीखता है, तो 5 स्टेज बताए थे। एक का नाम था जीरो लेवल, एक का नाम था लेवल 1, एक का नाम लेवल 2, एक का नाम लेवल 3 और एक का नाम लेवल 4। लेवल 4 तक गया है, लेकिन स्तर जो है वो 5 है, स्टेज 5 है। ठीक है, देखो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्यामिति कैसे सीखते हैं, इसके लिए इन्होंने 5 स्तर दिए हैं। ये पहला है, ये पहला है भैया। कहाँ चला गया पहला? काहे खिसक रहे हो भैया, गुस्सा हो गया? चलो देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। 5 स्तर है, जिसमें से स्तर 0 है, जिसको विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे वस्तुओं को सिर्फ जानते हैं, मतलब ये लिखा हुआ है कि जैसे देखेंगे वैसे कुछ अपने माइंड में फिगर बना लेते हैं। जैसे समोसा देख करके त्रिभुज बता सकते हैं, या फिर दरवाजा देख करके आयत बता सकते हैं, ब्लैक बोर्ड देख करके आयत बता सकते हैं, कोई बॉक्स देख करके वर्ग बता सकते हैं। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं जब वो सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तर 0। स्तर 1 पे क्या है? एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा आकृतियों के उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। जैसे बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है, ये बता पाता है कि इसमें 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, लेकिन इसकी चारों भुजा बराबर है। ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद पता चलती है। दूसरा है इनफॉर्मल इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है, मतलब उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर वो जो है वो डिफरेंस बताना चाहता है कि हाँ सर जी, इसमें चारों बराबर होती है, इसमें चारों बराबर होती है, लेकिन इसकी चारों जो है वो उसके डायगोनल बराबर होते हैं, इसके डायगोनल नहीं बराबर होता। प्रॉपर्टीज के बेस पर उनका डिफरेंशिएशन कर पाता है, यानी डिफरेंशिएट उनको कर पाता है। आगे है स्तर 3 जो है औपचारिक यानी फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृति के सूत्र बनाने लगता है, आकृति के बारे में यानी डिडक्शन अब करने लगता है, वो सूत्र बनाता है, क्षेत्रफल का, परिमाप का, ये सारी चीजें वो बना सकता है। ये आपके लेवल का नहीं है, ये स्तर 4 है, दृढ़ता यानी राइगोर है। इसमें बच्चा आपकी अपने ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से वस्तुओं की व्याख्या करने लगता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, ये आपको लेना देना नहीं है। 1 2 3 4 ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसमें भी एक आध दो क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 में निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, विजुअलाइजेशन सही है। ये ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण, जिसमें आप देखते हो कि एक्स उधर चला जाता है, वाई इधर आ जाता है, नंबर इधर चला जाता है, वो भी आपको सिखाया जाता है। कंठस्थ करना नहीं होना चाहिए। जनरलाइजेशन सामान्यकरण, सामान्यकरण मतलब कुछ चीजें देख करके आप अपना खुद का नियम बना सको कि हाँ ऐसा होता है, इसका मतलब ये भी सही है। अनुमान लगाना एस्टिमेशन, ये भी आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ए बी डी ई किस में है भैया? ए बी डी ई। देखो लास्ट ऑप्शन में सही है, ऑप्शन डी वाले में। ठीक है, ऑप्शन डी वाले में है, यानी ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अलग अलग तरीके से सोचना, वो कैसे हो सकता है? निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है, वो आपको बताना है। इसमें किसमें?
तो भैया जी क्रिटिकल जो थिंकिंग है ना, वो आप अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हो, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन करते हो जिसके बहुत ज्यादा आंसर पॉसिबल हो, तो उससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। और अगर आप डायरेक्ट क्लोज एंडेड वाला क्वेश्चन करते हो कि भारत की राजधानी क्या है, तो वो एक सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर मतलब एक ही उसका फिक्स्ड आंसर है, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रश्न करोगे तो उससे जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रिटिकल थिंकिंग ये कह रहा है कि न्यूनतम होगी, न्यूनतम यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्लोज एंडेड वाला क्वेश्चन होना चाहिए। बस देख लो, कह रहा है कि समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली कोई दो स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। मतलब ये एक समीकरण है, इसका कोई क्वेश्चन बनाओ, दो क्वेश्चन बनाओ। तो सर जी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं ना, यानी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। वो कह रहा है न्यूनतम होगी, कम किस में होगी ये बताओ। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का आयतन जो है वो इतना फाइंड किया, ठीक है। उसने कहां गलती की, ये आपको बताना है कि उसने कहां गलती की। तो अगर आप ढूंढने बैठेंगे यहां गलती की कि यहां गलती की, निकालने में गलती की, कैलकुलेशन में या फार्मूले में, तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इसका मतलब इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। तो वो कह रहा है न्यूनतम बताओ, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। आगे देखते हैं, ए और बी गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना और ऊंचाई इतनी। ये तो फिक्स आंसर आ जाएगा, फार्मूला लगाओ आंसर आ गया। और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं, क्योंकि यहाँ त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। फार्मूला लगा दो आयतन πr²h, पटक दो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है ओपन नहीं है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसका एक फिक्स्ड आंसर होगा। तो इसका मतलब इससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी नहीं, है ना। इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा, न्यूनतम के लिए यही। बाकी आप ये भी पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। कितना तरीका, 3 तरीकों से, उसके बाद तुलना भी करना है। इसका मतलब ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, तो ये भी कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक गणितीय प्रमेय क्या होता है, ठीक है, अच्छी बात है। गणितीय प्रमेय आपको जानते हैं, आपको पता है कि थ्योरम क्या होती है। थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से प्रूव किया गया है, जो पहले से प्रूव किया गया है, जो पता नहीं कितने सिद्धांतों पर काम करके उसके बाद प्रूव किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसको प्रूव फिर से किया जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, एक तो पहले से प्रूफ स्टेटमेंट है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर किसी ने कहा कि इसको प्रूव करो, तो हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, फिर से किया जा सकता है, फिर से करेंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक कथन जो कि सदैव सही होता है, हाँ सही है, उसे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। अरे क्यों नहीं भैया, अगर कोई कह दे कि उत्पत्ति इसकी करो, प्रूफ करो, तो हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो गलत बोला है। आगे बोला है एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है। अरे भैया सबको पता है वो सत्य होता है, इसका मतलब ये आप गलत कह रहे हो। एक कथन है जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है। अरे रहित नहीं, सहित है भैया, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही है। कह रहा है कि एक कथन जिसे अभिगृहीतों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है या सिद्ध किया जा सकता है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है, कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कह रहा है कि ए, अच्छा चलो इधर पढ़ दे रहे हैं, ए बराबर या बी बराबर सी बराबर डी, एक कथन दिया गया है। कह रहा है कि यदि एन सम है तो एन स्क्वायर सम है। ये आपको अपना दिमाग लगाकर सोचना ही नहीं कि एन एक सम संख्या है तो इसका स्क्वायर भी सम होगा, कुछ भी नहीं, बस खाली स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ। यदि एन स्क्वायर सम नहीं है तो एन सम नहीं होगा। उसके बाद है एन स्क्वायर सम है तो एन सम है, यदि एन सम नहीं है तो एन स्क्वायर, ठीक है। आराम से देखो, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। देखो ये कह रहा है कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी ए का प्रतिलोम है, बी ए का प्रतिलोम है। ये वाला जो है, ये वाला इसका प्रतिलोम है। सर जी प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब यह होता है कि जो चीज पहले है वो चीज पहले होना चाहिए। हाइपोथेसिस यानी जो आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, वो पहले है तो पहले ही होना चाहिए, ठीक है। और जो उसका कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है, वो बाद में है तो बाद में होना चाहिए। लेकिन अगला जो स्टेटमेंट आएगा उसमें निगेटिव का निशान होना चाहिए, यानी जो ऋणात्मक को शो करे। जैसे
कह रहा है कि यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। अगर हम इसका इनवर्स बनाना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं है, बस ये होगा। जो चीज पहले है यदि के बाद वही चीज रहेगा, तो जो है वही रहेगा, मतलब जो रिजल्ट है वही रहेगा, लेकिन उसका जो इनवर्स बनाओगे ना तो ये चीज पलट जाएगी। यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं है, बस ये होगा इनवर्स। क्या ऐसा है, यदि n स्क्वायर सम नहीं बोल रहा है, यहाँ n है तो यहाँ भी n होना चाहिए, सेम वही चीज होनी चाहिए इनवर्स होने के लिए। बस खाली ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, और ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, उसको बोलते हैं इनवर्स। तो ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब ये वाला गलत है। कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है कि सर जी, कॉन्ट्रापोजिशन का मतलब सब कुछ पलट दो, सब कुछ पलट दो, पूरी धरती पलट दो। इसका मतलब क्या हुआ सर जी, देखो आराम से देखो, ये चीज पहले है, ये चीज बाद में, इसको पहले पटक दो, इसको बाद में पटक दो। साथ में ऐसा भी करो, साथ में ऐसा भी करो कि अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाओ, और ये पॉजिटिव तो उसको भी निगेटिव बनाओ। सही है, समझ में आ रहा है? सब कुछ ऐसे का ऐसे कर दो, उसके बाद पॉजिटिव था तो निगेटिव बना दो। क्या ऐसा है, डी ए का प्रतिस्थिति है, डी जो है यानी ये जो है ए का प्रतिस्थिति है, क्या पलट दिया गया, कहां पलटा गया है, एन स्क्वायर बाद में है तो यहां एन स्क्वायर आना चाहिए ना, है ना, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। सी इज कन्वर्स ऑफ ए, अब सी और ए, सी और ए कहां है सर जी, देखो ये सी है, ठीक है, ये कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है सर जी, जैसा स्टेटमेंट है, जैसी हाइपोथेसिस है, जैसा रिजल्ट है, सब कुछ वही रहेगा। बस खाली क्या करना है, कन्वर्स में रिजल्ट अगर बाद में है तो पहले कर दो, हाइपोथेसिस अगर पहले है तो उसको बाद में कर दो, बस। ठीक है, जैसे देखो कह रहा है यदि सम है, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम होगा। देखो ये चीज यहां लिखी हुई है और ये चीज यहां लिखी हुई है ना, इसी को बोलते हैं कन्वर्स। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं कन्वर्स। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो बस खाली इसको ऐसे कर दो, इसको बोलते हैं कन्वर्स। अब निगेटिव ना करना, निगेटिव ना करना, ठीक है। तो देखो ये तो सही है, सी ए का विलोम है, सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही है। समझ में आ गया, इनवर्स समझ में आ गया, कॉन्ट्रापोजिशन समझ में आ गया, कन्वर्स भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है, क्या प्रभावी है ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। कह रहे हैं महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। नहीं भैया, गणित का जो नेचर है ना वो भी सुन लो, 3 पॉइंट आप एकदम दिमाग में डाल लो, मेहनत से डाल लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। गणित का जो नेचर है ना, मैथ का जो नेचर है वो अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, यानी ना दिखाई देने वाला है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। दूसरी चीज लॉजिकल है, यानी तर्क पर आधारित है, हर चीज का रीजन आपको मिल जाएगा, बिना तर्क के नहीं कि बिल्ली रास्ता काट गई है ये हो जाएगा, उसका कोई रीजन नहीं है ना, उसका कोई तर्क नहीं है। लेकिन मैथ ऐसा है जिसमें 2 + 2 क्यों होता है 4, ये भी बताया जाता है। सही है, आगे एक चीज और, पदानुक्रमित है, हायरार्किकल इन नेचर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर जी एक पद का अनुक्रम बना हुआ है, यानी पहले अगर आपको जैसे हिंदी में पढ़ाया जाता कमल, तो कमल पढ़ाने से पहले आपको का पढ़ाया गया, माँ पढ़ाया गया, ला पढ़ाया गया, तब कमल पढ़ाया गया। वैसे मैथ में भी होता है, अगर आपको कोई समीकरण सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, पक्षांतर, तब जाके आपको समीकरण में पहुंचाया जाता है ना। जिस तरीके से आपने कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 पदानुक्रम एक बना रहे हैं ना, वैसे ही मैथ है, पहले छोटी चीजें फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, लास्ट में एकदम बड़ी बड़ी करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर बीच में कहीं आप मिस किए तो गलत हो जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। नहीं भैया, मूर्त नहीं है, जिसको हम टच नहीं कर सकते वो अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, ये तो गलत बोल रहा है। आगे बोल रहा है एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये कुछ हद तक सही है। आगे देखते हैं, अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। नहीं भैया, खाली कुशलता से आप नहीं, आप अपने दिमाग में डाले रहो, जहां बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चांस मिलेगा सीखने का, वहां समझ लो वो ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, जहां बच्चे इन्वॉल्व रहें, कोई भी काम करें उसमें इन्वॉल्व रहें, बेहतर यही है कि वो विधि से ऐसे करवाओ जिसमें वो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहें, मतलब कोई आप एक्टिविटी करवाओ तो वो ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये तो गलत है। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित हो, देखो हतोत्साहित लिखा, प्रोत्साहित बोला होता तो सही हो सकता था,
इसका मतलब ये सब गलत हो गया, तो ये वाला सही हो गया। ठीक है, आप पेडागोजी में ये तरीका बहुत मेहनत से अप्लाई करिएगा कि ऑप्शन काट करके। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें जो लगता है वो सही है तो हम ऐसे जा सकते हैं कि सर जी जो गलत है उसको तो काट ही सकते हैं ना, तो काट करके जो सही है वो अपने आप निकल करके बाहर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। आयतन का मापन कराया जा रहा है। ठीक है, देखो कह रहा है कि प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना। नहीं, प्रारंभ में ही हम एकदम डायरेक्ट सटीक वो करवाएं कि नहीं गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं कर सकते भैया। बच्चे हैं, उनको चांस दो, गलती होगी। आगे लिखा हुआ विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। ज्यादा से ज्यादा उनको चांस दो कि वो लोग खुद ही आयतन निकालने का प्रयास करें, वो खुद ही आयतन सीखें कि ये आयतन क्या होता है। जैसे डिब्बा ले लें, उसमें बालू उलू भर के देखें, अच्छा ये बालू इसमें भरा है, इतना जितना बालू आएगा उसको वालूम बोलते हैं, अच्छा ये चीजें। तो जितना वो लोग खुद से इन्वॉल्व होंगे आप उनकी सराहना करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा है, तो वो आपका आंसर सही होगा। इसका मतलब ये वाला गलत है। और इसको भी पढ़ लेते हैं, प्रारंभ में घन के आयतन के सूत्र को लेना ही भैया, खाली सूत्र लिखवा देने से काम थोड़ी ना चलेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित की प्रयोगशाला के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। प्रयोगशाला, गणित की प्रयोगशाला में हम लोग मूर्त चीजें देखते हैं, है ना भैया, उसमें हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कुछ करते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। जितना चीजें देखेंगे, जितना ऑब्जर्व करेंगे, उतना सोचेंगे उसके बारे में, उतना क्रिटिकल हमारा माइंड होगा। चलो देखते हैं कौन सा सही है। ये है चिंतन, विवेचन यानी तार्किक क्षमता, लॉजिक निकालने की और समस्या समाधान करने के स्वभाव को विकसित करने में सहायक होती है। ये तो फिलहाल सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, गणित की प्रयोगशाला में मूर्त पदार्थों को शिक्षार्थियों को आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा लो जा रहा है। इससे गणित की प्रयोगशाला शिक्षार्थियों के मौखिक कौशल को सुधारती है। नहीं भैया, प्रयोग करने के कौशल को सुधारती है। हम प्रयोग वहां करते हैं ना, ये परियोजना पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करती है। कहे नहीं भैया करती है। इसका मतलब 3 गलत हो गए, तो आपका ऑप्शन ए वाला सही माना जाएगा। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में रख लो कि ऑप्शन के थ्रू ऐसे ही करेंगे। ठीक है, नहीं तो हमेशा आप इस आंसर को ढूंढने में लगे रहेंगे कि लाओ कौन सा सही कौन सा सही। नहीं, एलिमिनेट करिए अपने आप, जो सही रहेगा वो बाहर निकल आएगा। चलो नेक्स्ट है कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। 2 दशमलव संख्याओं का गुणा करना है, ठीक है, उसको आपको सिखाना है, तो इसमें से कौन सा सबसे अच्छा मेथड हो सकता है वो आप बताइए। कह रहा है कि महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल जो है संख्याओं का बार बार योग है। ये तो पता है, संख्याओं का बार बार योग जो है वो गुणनफल होता है। ठीक है, रुक जाते हैं। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। अरे भैया, पहले गुणनफल आता है बाद में विभाजन आता है, इसका मतलब प्रतिलोम से हमें मतलब नहीं है। संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। द एल्गोरिथम शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। आप एल्गोरिथम का यूज कर दो, मतलब ये ऐसे ऐसे किया जाता है, ऊपर नीचे कर दो ऐसे हो जाएगा। नहीं भैया, उससे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। ये तो अभी फिलहाल सही है। आगे बोला है प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। हाँ, ये वाला इससे भी अच्छा है। द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड। विजुअल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दो कि जैसे भैया ये देखो बॉक्स है, ये 1 1 हो गया, अब 2.5 लिखना है तो ये 2 हो गया, 0.5 लेना है तो इसका मतलब इसका आधा ले लो, ये 2.5 हो गया। इस तरीके से सब आप समझाओगे ना, विजुअल समझाओगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है भैया, इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं भैया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो एम, संकीर्ण है ना, संकीर्ण उद्देश्य ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है।
एक नैरो है, एक ब्रॉड है, ठीक है। पोलिवाया जो है उन्होंने बताया था कि एक जो है संकीर्ण उद्देश्य है और एक ब्रॉड है। तो संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत ये आता है कि हम बच्चों को या किसी भी लोगों को ऐसे पढ़ाएं कि वो गणित से कुछ ना कुछ अपना जीवन यापन कर सकें, और साथ में जोड़ गुणा भाग ये सब सारी बेसिक नॉलेज उनको आना चाहिए, ये संकीर्ण उद्देश्य है। लेकिन ब्रॉड में वो अपना माइंड लॉजिकल बना सकें, क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आ सके, अपने डेली समस्या समाधान में उसका यूज कर सके, ये है ब्रॉड एम, ठीक है। चलो, हमसे पूछा गया संकीर्ण उद्देश्य ये क्या है? विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना, ठीक है। आगे, विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना, जनरलाइजेशन ये नहीं है, संकीर्ण में नहीं है, ये ब्रॉड में आता है। विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना। अच्छा, ठीक है, देखो आराम से सुन लो, ये ब्रॉड एम है, ये भी ब्रॉड एम है, ठीक है। विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना, ये भी ब्रॉड एम है, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये तीनों ब्रॉड एम है, ठीक। लेकिन संकीर्ण में ये सिर्फ उनको बताना कि कैसे संक्रियाएं काम करती हैं, जोड़ गुणा भाग फ्रैक्शन डेसिमल, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ये है संकीर्ण उद्देश्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर भी देते हैं ना, तो वो उस टाइप की समस्या तो सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन उनके सामने अगर कोई नई समस्या आ गई ना, तो फिर वो सोच में पड़ जाएंगे, ठीक है। किसी ने कहा है, बल्कि एनसीएफ ही ने कहा है, एनसीएफ ने ही कहा है कि भैया जी, गणित ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने से अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा ना पढ़ाइए, बल्कि उनकी जो थॉट है ना, उनके मैथमेटाइजेशन कर दीजिए, यानी गणितीकरण कर दीजिए उनकी सोच का। बस जब उनकी सोच में मैथमेटिक्स भर जाएगी ना, तो वो हमेशा मैथ सीखते रहेंगे। आप सिर्फ पढ़ा दोगे, लाओ 1 लाख क्वेश्चन पढ़ा दें, तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त कौन है भैया? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों में अवलोकन करें, ये सही है। फिलहाल आगे देखते हैं, अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित नहीं भैया, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित किए होते तो कुछ अच्छी बात होती। प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। नहीं भैया, सूची ऊची ना उपलब्ध कराओ, रट्टाफिकेशन यहाँ तो बहुत बुराई है। तो ये ऑप्शन बी वाला निकल करके सामने आ रहा है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल स्ट्रेटेजी फॉर एसेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स? विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? मूल्यांकन करना है भैया। चलो, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए, ये फिलहाल सही है। गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है भैया, समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिया जाना चाहिए, नहीं ये भी नहीं सही है। विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं ये भी नहीं सही है। ऑप्शन ए वाला सही है। देखो, गणित में मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि हम जो प्रश्न दिए हैं उसका अगर वो सॉल्यूशन दे रहा है तो किस प्रकार से सॉल्यूशन दे रहा है, क्या उसके बारे में वो बता पा रहा है कि जैसे उसने किया है, तो इस चीज का हम मूल्यांकन करते हैं, ना कि सिर्फ उसके आंसर का मूल्यांकन करते हैं। आंसर का मूल्यांकन नहीं करते हैं, उसकी थिंकिंग प्रोसेस का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। ये याद रखिएगा, मैथ में हम जैसे कोई क्वेश्चन दे दिए, उसका आंसर कितना है 5, लाओ ओ सही है 5 नंबर दे दो, नहीं, उसकी थिंकिंग प्रोसेस का मूल्यांकन हम लोग करते हैं, ताकि वो बच्चा जो है किस प्रकार से सीख रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलो, ऑप्शन ए वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त कि ये 3 रेखाओं का सम्मिलन हो, ठीक है। 3 रेखा अगर मिली है तो वो त्रिभुज हो सकता है। 3 रेखा देखो ऐसे भी मिली है, ठीक है, 3 रेखा देखो ऐसे भी मिली है,
अब आराम से देखो, कह रहा है कि बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, यानी आवश्यक भी है और पर्याप्त, दोनों ही शर्त है। नहीं भैया, पहले नेसेसरी का मतलब ये जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। इसने क्या कहा है कि एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त यह है कि तीन रेखाखंडों का सम्मिलन हो। खाली तीन रेखाखंड मिले हो तो वो त्रिभुज माना जाएगा। जरूरी है, नेसेसरी है कि उसमें तीन साइड होनी चाहिए, तीन साइड होनी चाहिए, नेसेसरी है, आवश्यक शर्त है। एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं भैया, सफिशिएंट यानी पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं कि उसमें तीन साइड हो तो हम उसको त्रिभुज मान लेंगे। जैसे देखो तीन साइड इसमें भी है, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन साइड इसमें भी है, तीन साइड इसमें भी, क्या हम इसको त्रिभुज बोल सकते हैं? नहीं, सिर्फ तीन भुजा होनी चाहिए। तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट तब होगी जब क्लोज भी फिगर हो, जब बंद आकृति हो तब त्रिभुज मानेंगे। तो ये तो कह रहा है बस खाली तीन रेखाखंडों का सम्मिलन हो जाए, तीन रेखा आपस में जुड़ी हो बस, तो ये भैया सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। नेसेसरी है कि तीन भुजा होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि बस खाली तीन दे दो तो त्रिभुज हो जाएगा। नहीं भैया, इसलिए आवश्यक और पर्याप्त तो दोनों ही शर्त है। नहीं भैया, सफिशिएंट नहीं है। कह रहा है नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट, ना तो आवश्यक और ना ही पर्याप्त। नहीं भैया, आवश्यक तो है, आवश्यक तो है तो तीन होना चाहिए, ये भी गलत बोल रहा है। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं। हाँ, ये आवश्यक है कि तीन भुजा होनी चाहिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं कि सिर्फ तीन हो जाए तो त्रिभुज मान लेंगे, बंद आकृति होनी चाहिए तब हम त्रिभुज मानेंगे। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 13, कह रहा है कि वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। ये तो दुनिया को पता है भैया, यूक्लिड ने कहा था, ज्योमेट्री में कहा था, अंगणित में, ये सब में इसका यूज होता है ना। ये तो बहुत आसान। ये अभिगणित जो अंगणित व बीजगणित का आधार है किसने दिया था? यूक्लिड ने दिया था। याद कर लो तो बेहतर है, अगर आ जाएगा तो ठोक दीजिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following can be used as assessment strategy to encourage interdisciplinary in mathematics? गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अंतः विषयकता का मतलब यह होता है कि मैथ का अदर सब्जेक्ट में यूज करना, मैथ का अदर सब्जेक्ट में यूज करना, चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप उसको यूज करते हो तो उसको बोलते हैं अंतःविषयक। ठीक, तो ऐसा किस में हो सकता है? ऐसा प्रोत्साहन आपको करना है, निम्नलिखित में से किस आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? बताओ किसका? परियोजना का, प्रोजेक्ट का? हाँ सही बात है, प्रोजेक्ट का हम यूज कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का आकलन हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण, हाँ, अगर हम क्षेत्र का भ्रमण कराते हैं तो उसमें भी बहुत टहल वहल रहे हैं, घूम रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो इसका मतलब उसमें भी बहुत सारा यूज होगा। मैथ का अदर अदर ब्रांचेस में यूज होगा, तो ये भी सही है। वर्ल्ड अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, नहीं भैया, इस रिकॉर्ड में कुछ नहीं होता है, इसमें हम मैथ का यूज किसी अदर सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं। ओलंपियाड, ओलंपियाड तो भैया क्या होता है? मैथ का एक वो होता है ना, मैथ का करोगे तो मैथ का होगा ओलंपियाड, तो उसमें खाली मैथ का ही तो बात होगी, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी सही है। ए और बी किसमें है भैया? ऑप्शन डी वाले में सही है। ठीक है, हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप कर सकते हैं, यानी क्षेत्र का भ्रमण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? ठीक है, देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए? नहीं। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए? हाँ, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। ये जो सभी के लिए गणित का मतलब यही है। ठीक है, नोट कर लो इसको। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। बाकी नीचे वाला दोनों गलत है, ये वाला सही है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर है 16, प्राथमिक कक्षाओं में गणित माला
ये देखो आपके सामने गणित माला है, जो माला बनी रहती है, लेकिन गणित में यूज कैसे की जाती है? अरे भैया गिनने के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। में सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे ज्यादा उपयोग मतलब सबसे अच्छा उपयोग किसका है वो बताना है। गणित माला में विभिन्न रंगों के मोतियों को पहचानने के लिए। अरे भैया गणित में इस माला का उपयोग सिर्फ इसलिए होता है कि हम अच्छा ये हरी है ये गुलाबी है इसके लिए नहीं, फिलहाल तो इसके लिए नहीं। अभाज्य संख्याओं का पता लगाने के लिए। और ये प्राथमिक कक्षा है, क्या अभाज्य संख्या आप बताओगे? नहीं भैया। संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए, क्या इसका यूज करोगे? नहीं भैया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही है। संपलाव गिनती यानी स्किप गिनती सीखने के लिए। स्किप गिनती का मतलब होता है कि जैसे हमने एक बोला और कोई कहते कि सर जी एक का स्किप कर दो, तो चलो एक के बाद दो नहीं लेना है, उसके बाद तीन बोलो, एक छोड़ो चार बोलो, एक छोड़ो पाँच, सॉरी पाँच, ऐसे ठीक है। एक के बाद दो छोड़ो तीन बोलो, चार छोड़ो पाँच बोलो, तो ये सब बनेगी सम संख्या। दो दो का गायब करोगे तो तीन का पहाड़ा बन जाएगा। कुछ इस तरीके से हम सीख सकते हैं। इसका मतलब ये जो है संपलाव गिनती यानी स्किप गिनती सीखने के लिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? ये तो बहुत आसान है। दो सम पूर्णांक अगर आपके पास है, 6 है 8 है, जोड़ोगे सम आएगा। तो ये तो डायरेक्ट मेथड से किया जा सकता है। डायरेक्ट दो संख्या ले लो, दो संख्या ले लो कोई भी, उसके बाद प्रूव करके दिखा दोगे, देखो हमेशा ही रहेगा, है ना। दो संख्या मान लेते हैं भैया, n है और n+2 है, ये दोनों सम संख्या है, जोड़ दो n+2, ये हो गया 2n और +2, इसका मतलब 2 यहां से कॉमन हो गया, ये क्या हो गया? ये दो का गुणज आ गई, क्या हो गई? दो का गुणज। और जो संख्या दो का गुणज होती है वो सम संख्या होती, प्रूफ हो गया। डायरेक्ट हमने कर दिया, ना इंडक्शन लगाया ना डिडक्शन लगाया ना कोई और मेथड लगाया। इसका मतलब ये किससे प्रूफ किया गया है? डायरेक्ट प्रूफ से। ठीक है, ऑप्शन ए से किया गया है। प्रतिवाद द्वारा, कहीं आपने कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया है कि ला उल्टा सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है। काउंटर पॉजिटिव प्रूफ नहीं दिया हमने, आगमन विधि का प्रयोग नहीं किया है, ऑप्शन ए वाला कर दिया है। 18 देखते हैं क्वेश्चन, कहाँ है? गणित अधिगम और परीक्षा उपलब्धि में लड़कों और लड़कियों में अक्सर अंतर देखा गया है। सही बात है, देखा भी जाता है। बड़े पैमाने पर किए गए आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर अक्सर लड़कों की गणित में उपलब्धि बेहतर होती है। इस अवलोकन का सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ये देखना है। देखो, अरे पता है ना भैया, लड़के और लड़कियां एक तरीके से ये जो मैथ है ना वो बराबर तरीके से नहीं सीख पाते हैं। तो उसका मेन रीजन जो है ना, उसका मेन रीजन यही है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने में दिक्कत है, बाकी उनके माइंड में दिक्कत नहीं है, उनके सामाजिक उसमें दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा रहा है ना उसमें दिक्कत है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लड़कियों में गणित की अपेक्षा साहित्यिक और अन्य भावात्मक संज्ञान की जन्मजात क्षमता ज्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। किसी में ज्यादा और किसी में कम नहीं होती, सब में बराबर होती है। लिखा हुआ है लड़कों में तर्क और गणितीय चिंतन की जन्मजात क्षमता होती है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, सब में बराबर होती है। वो जो हमारे एटमॉस्फेयर मिलता है ना, जो हमारा समाज में वो मिलता है, या फिर जो हमें पढ़ाते हैं वो जो देते हैं उस उनको देने का तरीका नहीं आता है, या वो सही नहीं दे पाते, इस वजह से दिक्कत होती है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। सामाजिक प्रभाव और शिक्षिकाओं की धारणा के कारण गणित को एक पुरुषों का विषय माना जाता है। ठीक है, ये सही है। लड़कियां गणित को पसंद नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये वाला गलत है, ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19 है, कह रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाना चाहिए। ये कहां से प्रारंभ करके, मतलब कहां से प्रारंभ होना चाहिए? मिडिल से, प्राइमरी से, प्री प्राइमरी से, बुनियादी शिक्षा से, कहां से प्रारंभ होना चाहिए? तो ये फाउंडेशनल स्टेज से शुरुआत होनी चाहिए इसकी, बुनियादी स्तर से, जो 1 से 3 तक की कक्षा है वहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन फाउंडेशनल स्टेज ए वाला सही है। प्राथमिक स्तर नहीं भैया, मिडिल स्तर नहीं, बुनियाद से एकदम जहां से बच्चा सीख रहा है ना वहीं से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के बीच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है?
सबसे आसानी से देखते हैं। श्यामपट्ट और चाक सर जी बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, लेकिन थोड़ा आराम से। क्या पढ़ाना है, कहाँ गया दशमलव? क्या आप श्यामपट्ट और चाक का यूज करके दशमलव सिखा सकते हो? अब कोई कहेगा सर जी लिख के, अरे लिख के नहीं बताना, उसके कॉन्सेप्ट को ऐसे ही बताना है, ठीक है, मूर्त चीजों से बताना है। तो ये तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन हम उससे सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है, सिखा नहीं पाएंगे। सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना, यानी आपके पास जो पटरी होती है ना, उससे अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है, तो ये फिलहाल सही है। कंप्यूटर आधारित, क्या कंप्यूटर वाला आपको आसानी से मिल जाएगा? कोई भी प्रिंट आउट रिच मटेरियल मिल सकता है? नहीं मिल सकता, बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। भिन्न का चार्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा? नहीं भैया। इससे आसानी से तो ये मिल जाएगा, क्योंकि हर बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में एक वो रूलर होती है ना। इतने लोग बैठे हैं, किसी एक के पास अगर रूलर मिल गई तब भी हम समझा सकते हैं, ठीक। तो ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम पूछा है सार्थक है? ठीक है, पहला है पैटर्निंग की पहचान एवं सृजन करना, ये तो है ही है, ये तो है ही है। समस्याओं के समाधान हेतु अनुमान लगाना एवं सन्निकटीकरण करना, भैया अनुमान लगाते ही हैं, सही हो सकता है गलत हो सकता है वो तो बाद में है। गणितीय भाषा एवं तर्कड़ा यानी विवेचन का विकास करना, ये भी सही है। गणितीय भाषा का मतलब गणित के जो टर्म है उनको याद करना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है औपचारिक कलन विधियों को याद करने की क्षमता, नहीं भैया ये नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू मेमोराइज फॉर्मल एल्गोरिथम, इसको याद करने न, इसको याद नहीं करना चाहिए, ये सबसे कम उपयुक्त है, यानी यही ऑप्शन इसके द्वारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? गणित में केवल परिकलन नहीं थे, नहीं भैया ऐसा तो नहीं होता है। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ओनली, सिर्फ कैलकुलेशन होता है, नहीं ऐसा नहीं है। बोला है गणित आगमन निगमन और जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण करने की आदत का विकास करता है, ये सही से सही बात है, बिना पढ़े आप इस पर ठोक सकते हो। बाकी आप देख सकते हो कि गणित अपसारी चिंतन की अपेक्षा अभिसारी चिंतन के विकास में सहायता करता है, नहीं ऐसा नहीं है। गणित में मूर्त विचार और अवधारणाएं निहित है, भैया मूर्त विचार नहीं होते हैं, अमूर्त विचार होते हैं, इसलिए ये सब गलत है, वही वाला सही है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्मृति अभिमुख होना चाहिए, मेमोरी ओरिएंटेड होना चाहिए, नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। गतिविधि अभिमुख होना चाहिए, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस किया गया था एक्टिविटी पे, ठीक है। बाकी आप देख लो, प्रैक्टिस पे नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन पे नहीं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 ने बार बार कहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य है, स्कूल में जो गणित पढ़ाई जाती है उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है संख्या पद्धति का शिक्षण, नहीं ऐसा तो थोड़ी ना है। मात्राओं के मापन का शिक्षण, सिर्फ मात्राओं के मापन का शिक्षण नहीं, समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन या तर्क का विकास करना, ये वाला सही है, ठीक है। यानी उनकी जो थिंकिंग है उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना, वो सही है। चलो गणितीय सूत्रों द्वारा ये सब पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है भैया, बस खाली आप मेहनत से जो चीजें बताई जा रही हैं उसको ध्यान में रखो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेहनत से बस करिएगा। चलो देखते हैं, कक्षा 5 के बच्चे को जब 23 + 17 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत 40 उत्तर बताता है। 23 में 17 जोड़ा गया, लेकिन 40 तो आया, वो कैसे किया है देखो, वो पहले 17 + 3 = 20 जोड़ता है तथा बचे हुए 20 को जोड़कर 40 उत्तर बताता है। ऐसा करते हैं बच्चे, अक्सर ऐसा करते हैं, क्योंकि जानते हो वो अपने दिमाग में क्या रखे रहते हैं, वो अपने दिमाग में 10-10 की नोट रखे रहते हैं, 10-10 का बंडल बनाना जान जाते हैं। अच्छा 10 जोड़ना बहुत आसान है, 40 में 10 जोड़ देंगे 50, 50 में 10 60, 20 70, ऐसे ऐसे चलते रहता है, ठीक है। यानी जब बच्चा ऐसा कर रहा है तो अपने दिमाग में 10 का बंडल बना के काम कर रहा है। तो इसमें देख लो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग बच्चे या बच्ची द्वारा किया गया है? पहला है सहचारिता द्वारा जोड़ना, यानी एडिशन बाई एसोसिएटिविटी, नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। अनुमान से जोड़ना, खाली वो अनुमान लगा दिए कितना हो सकता है, नहीं। आगे है अपघटन तथा 10 पूर्ण करके जोड़ना, हाँ यही तो हमने बताया कि 10 का बंडल बना के वो जोड़ा है।
20 आया ना, 2 बंडल बना के 20, देखो 20 को जोड़कर यानी 20 10-10 का बंडल बना के वो लोग करते हैं, बहुत ही आसान होता है उन लोगों के लिए, ऐसे ही करते हैं वो लोग। चलो नेक्स्ट, मानक संदर्भित परीक्षण यानी रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। सबसे पहले मानक संदर्भित जो परीक्षण होता है वो क्या होता है? सर जी एक ऐसा परीक्षण जो पहले हो चुका है, या सिर्फ इतना जाने रहो कि एक ऐसा परीक्षण जो हमें बताता है कि हमने अपना कितना प्रोग्रेस किया, बाकी लोगों से कितना हम आगे हैं या कितना पीछे हैं। ठीक है, एक ऐसा परीक्षण जो अदर की तुलना में हमें यह बताता है कि हम कितना आगे हैं बस, या कितना पीछे हैं। यानी एक बार पहले हो चुका था, वो अब दोबारा कर रहे हो तो सर जी हमारे में प्रोग्रेस इतनी हुई है, मतलब हम इन लोगों से इतना आगे हैं, बस यही बताता है। ये कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है ये बताओ। ठीक है, इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जा सकता है। नहीं भैया, उसका कहाँ, हम किसी की गलतियां थोड़ी ना पता चल रही है इससे, किसी की जो गलत कर रहा है उसका वो थोड़ी ना हम बता पाएंगे इससे। इस परीक्षण से सिर्फ ये पता चलता है कि आप कितना आगे हो या कितना पीछे हो, बस आपकी गलती क्या है ये इससे नहीं पता चलता। तो ये कह रहा है इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण यानी एक ऐसा परीक्षण जिसमें हम लोग गलती को पकड़ते हैं और गलती को सुधार करते हैं, उसका उपाय बताते हैं, वो होता है नैदानिक परीक्षण। तो क्या है नैदानिक परीक्षण में किया जाता है? नहीं भैया, कैसे किया जाएगा? क्योंकि उससे यानी जो मानक संदर्भित परीक्षण है उसमें गलती नहीं पता चलती है, बस खाली आप ये पता चलेगा आप कितना आगे हो या आप कितना पीछे हो, बस। ठीक, तो ये इसमें नहीं, इसका मतलब सत्य नहीं है, तो यही वाला सत्य नहीं है भैया। बाकी आप देख सकते हैं ये विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करने में सहायक होता है, मतलब अलग अलग लोगों की भिन्नता कि ये ज़्यादा सीख रहा है, ये कम सीख रहा है, ये आगे है, पीछे, ये तो सही है। आगे है नौकरी के लिए साक्षात्कार मानक संदर्भ परीक्षण के उदाहरण। सही बात है, जैसे नौकरी के लिए 10 लोग हम साक्षात्कार चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें कोई जो आगे है उन लोगों से आगे रहेगा ना, जिसका ना इंटरव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा जाएगा, जिससे मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो सबसे आगे रहेगा उन लोगों से। तो वो इसका एक उदाहरण है, उन लोगों के कंपैरिजन में वो आगे हैं। आगे ये निर्धारित करता है कि दूसरों के सापेक्ष एक विशेषता किस हद तक मौजूद है। सही बात है, ये तीनों सही है, बाकी ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्रतिभा अपनी गणित कक्षा में कई व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की योजना बनाती है और कार्यान्वित करती है। वह अपने अधिगमकर्ताओं को विविध गणितीय क्रीड़ाओं में भी सम्मिलित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभा की कक्षा के वातावरण को अति उपयुक्त रूप से निरूपित करेगा? अति उपयुक्त, बहुत ही अच्छा। देखते हैं, पहला, उसकी कक्षा में अव्यवस्था है एवं अधिगमकर्ता असमंजस में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितने ज़्यादा एक्टिविटी कराओगे उतना ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उतना इंटरेस्ट लेते हैं, उससे ज़्यादा सीखते भी हैं, तो ये तो गलत है। आगे बोला है वो गणितीय अवधारणाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। नहीं भैया, असमर्थ नहीं है, समर्थ है वो। आगे है उसकी कक्षा में अभीष्ट परिणामों की ओर ले जाने वाली परिचर्चा अपर्याप्त है। नहीं भैया, पर्याप्त है। आगे है कि वो गणितीय अवधारणाओं के विकास में अधिगमकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो तब 3 गलत हैं, तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा भैया, और क्या। चलो नेक्स्ट कह रहा है डायनामिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर इज यूजफुल फॉर, गतिक ज्यामिति प्रक्रिया सामग्री लाभदायक है किसके? आकृतियों के गुणों के अन्वेषण करने एवं अधिगम के लिए, यानी एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नेम है डायनामिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप देखोगे, देखो इतनी इसमें याद नहीं आ रहा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनमें आप देखोगे तो उनमें आप अलग अलग तरीके के शेप बना सकते हो, उनका क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है आकृतियों के गुणों के अन्वेषण करने एवं अधिगम के लिए है, इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन ए सही है। आकृतियों के रूपांतरण के लिए ट्रांसफॉर्मेशन द शेप, यानी एक शेप को तोड़ करके दूसरा शेप बना सकते हो, ये भी सही है। दी गई वस्तु की लंबाई मापने के लिए, नहीं, कोई वस्तु है, कोई शेप है, उसकी लंबाई, उसके लिए ये नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी वाला गलत है। कौन सा सही है? ए और बी। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो ए और बी सही है, ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया।
कह रहा है कि एक बच्चा जो आकृतियों के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित कर सकता है, वो वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के किस स्तर पर है। पहली स्लाइड में आपको बताया गया था, चलो हम फिर से आपको दिखा देते हैं। फिलहाल हम लोग 32 पे हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं। इसको मेहनत से देख लो, मेहनत से देख लो, और उसके बाद होमवर्क में आप तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि उसमें कौन सा सही होगा। मेहनत से इसको देख लो, उसके बाद अब चलते हैं उस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग पेज 32 पे थे। कहाँ है भैया 32? मिल जा भैया, चाचा जी कहाँ हो? ये देखो, आपको बताना है कि कौन सा सही है। विजुअलाइजेशन सही है कि इनफॉर्मल डिडक्शन सही है, एनालिसिस सही है, डिडक्शन रीजनिंग सही है, कौन सा सही है? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, आप इसका आंसर खुद दीजिएगा। ठीक है, हमने पहले ही स्लाइड में आपको बता दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, इंट्यूशन हैज नो रोल इन जनरेटिंग मैथमेटिकल नॉलेज। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। कैसे नहीं भैया, हमारा इंट्यूशन नहीं रहेगा तो हम कोई किसी चीज को सीख ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये तो सही नहीं है। आगे बोला है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। हाँ ये सही है। फिलहाल आगे देख लेते हैं। गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे है, एक व्यक्ति जो कि अंगगणितीय परिकलन में अच्छा है वो गणित में भी अच्छा होगा और विलोमता भी असत्य होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपके कोई दुकानदार हैं, वो भले ही पढ़े लिखे ना हो लेकिन जोड़ घटा बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो क्या उनकी पूरी मैथ बहुत अच्छी है? ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बच्चों को 348 को 17 से भाग करने के लिए कहा गया, तब अधिकांश बच्चों ने निम्नलिखित विधि से प्रश्न हल किया। 17 दूना 34, 8 उतार दिया और बताया कि भागफल 2 है, ये 2 है, शेषफल 8 है। क्या ये सही है? कुछ लोगों को तो ये भी सही लग रहा होगा। नहीं भैया, जब पहाड़ा नहीं जा रहा है तो फिर 0 बार यहाँ आनी, यानी भागफल 20 आना चाहिए था। चलो फिलहाल देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे द्वारा की गई इस प्रकार की त्रुटि को आप कैसे संबोधित करेंगे? उन्हें अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और उदाहरण दें? नहीं, अगर हम इसी प्रकार के उदाहरण देते रहेंगे तो वो गलती करते रहेंगे, इसका मतलब ये तो सही नहीं है। आगे कह रहा है, उन्हें कलन विधि एक बार पुनः समझाएं। हाँ हो सकता है, अगर हम समझा दें, एल्गोरिथम जो है वो समझा दें हो तो हो सकता है पकड़ ले, लेकिन ये सही नहीं है। फिलहाल के लिए अभी रोकते हैं, अगला देखते हैं। अनौपचारिक विधियों द्वारा उत्तर का अनुमान लगाने के लिए बच्चे की सहायता करें। हाँ ये सही है। फिलहाल ये गलत हो गया, ये सही हो गया। आगे दिखाते हैं। भाज्य, भाजक और शेष में संबंध दिखाने और समस्या का हल करने के लिए बच्चे को सूत्र का स्मरण करने के लिए, भैया सूत्र याद मत कराओ, इसका मतलब सी वाला सही है। हेल्प द चाइल्ड टू यूज इनफॉर्मल मेथड टू एस्टिमेट द आंसर। मतलब कि ये है कि जैसे मान लो कि अगर 348 रुपया है और 17 लोगों में बांटना है, 17 लोगों में बांटना है, तो क्या 2-2 रुपये पड़ेगा? तो बच्चा कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, 2-2 रुपया कैसे पड़ेगा, 348 रुपया 2-2 कैसे मिलेगा? तो ये कोई इनफॉर्मल ऐसे ही एग्जाम्पल आप लेकर के बताओ तो ज्यादा समझेगा कि या नहीं नहीं ऐसा नहीं, 20 रुपया लगभग पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें सही है, यानी औपचारिक विधियों द्वारा उत्तर का आकलन करिए। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चे की विचार प्रक्रिया का विश्लेषण करना। नहीं, विश्लेषण नहीं है भैया, हटाओ इसको। बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये सही है। मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, ये सही है। बच्चे की विचार प्रक्रिया का अगणितीकरण नहीं भैया। आगे है, अधिगमकर्ता में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ये सबसे अच्छा है। ये तो उसके बाद में, अगर ये ना होता तो ये सही माना जाता, लेकिन ये है तो ये वाला सही है, ये वाला गलत माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटाइज करना, यानी ठीक है, थॉट प्रोसेस जो है उसको गणितीकरण करना, ताकि बच्चा हर जगह मैथ यूज करे। मतलब हर चीज, वो कोई काम अगर कर रहा है तो समस्या समाधान की उसमें अंदर वो आनी चाहिए, गुण आना चाहिए। ठीक है, कोई अगर लॉजिक दे रहा है तो लॉजिक सही होना चाहिए। ये सब मैथ सीखने से ही आती है। चलो नेक्स्ट,
एक मिडिल स्कूल अध्यापक कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखता है। 2, 3, 6 और 9 अंकों का उपयोग केवल एक बार करते हुए 64 के सबसे समीप वाला दशमलव अंक बनाएं। ठीक है, देखो इन सब का यूज करके 64 के सबसे समीप वाला दशमलव अंक बनाना है, 64 के सबसे करीब वाला। छात्र ए ने जवाब दिया कि ये जो उत्तर है 62.39 होगा। इसने कोशिश किया है 64 के करीब पहुंचने की, लेकिन इसके और करीब पहुंचा जा सकता था। अगर इसको इतना लिख दिया जाए, 3 इधर रख दिया जाए, 2 और 9 2 लिख दिया, सबसे करीब हो गया, तो इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो गलत दिया गया है। ठीक है, सबसे करीब ये रहेगा। कह रहा है कि छात्र बी ने जवाब दिया कि 64 के और समीप वाला संख्या लाने के लिए मैं सोचता हूं कि मैं एक बार दोबारा से अंकों को लगा सकता हूं। हाँ, इसने सही सोचा है, बी ने सही सोचा कि फिर से इधर उधर किया जा सकता है, क्योंकि और करीब लाया जा सकता है, जिसे हमने बता दिया 63.92 सबसे करीब है। क्वेश्चन देखो, उपर्युक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होंगे? कौन से कथन सही होंगे देखते हैं। पहला प्रश्न छात्रों का उनकी दो दशमलव संख्याओं की तुलना करने की योग्यता पर आकलन करता है। हाँ, दो दशमलव की तुलना कर रहा है ना, छोटा बड़ा, तभी तो वो करीब पहुंचेंगे ना। इसका मतलब 1 वाला तो फिलहाल सही है। छात्र बी का जवाब गलत है, क्योंकि 62.39 सही उत्तर है। नहीं भैया, हमने बता दिया 62.39 सही उत्तर नहीं है। आगे बोला है दिए गए प्रश्न के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। कैसे बहुत सारे जवाब हो सकते हैं? यही तो एक जवाब है। कह रहा है सबसे करीब का बताओ ना, तो एक ही जवाब हो सकता है ना। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। आगे अध्यापक चर्चा शुरू कर सकते हैं और छात्रों को दूसरे छात्रों की तार्किक क्षमता, विवेचन का आलोचनात्मक विश्लेषण करने दें। हाँ सही है, एक दूसरे में बहस होने दें कि नहीं इससे भी करीब पहुंचा जा सकता। अगला कहेगा रुको रुको रुको, हम करते हैं इससे करीब और पहुंच के दिखाते हैं। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना डेवलप हो रही है अंदर। इसका मतलब ये भी सही है। तो कौन सा सही है? पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा कहीं पहला दूसरा है? अच्छा, यहाँ बैठा हुआ है, बहुत दूर हो भाई, कहीं इतनी दूर बैठे हो, इधर बैठना चाहिए, जल्दी हो जाते है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है निम्न में से कौन सा कक्षा में एक प्रभावशाली परिचर्चा का या परिचर्चा के लक्षण है? कह रहा है ये छात्रों को अपनी भ्रांतियों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू क्लैरिफाई दी मिसकॉन्सेप्शन। जो उसमें गलत भ्रांतियां हैं उसको वो समझौते से, मतलब एक दूसरे के विचार विमर्श करके साझा कर दें, तो कुछ न कुछ जो मिसकंसेप्शन है वो दूर किया जा सकता है। सही बात है ये, फिलहाल ये पहला वाला सही है। आगे बोला है ये प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यता दर्शाने का अवसर देता है। नहीं भैया, सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चे ही नहीं वहां बात कहते हैं, सभी लोग बात कहते हैं ना। चर्चा पर चर्चा जब होती है तो सिर्फ प्रतिभाशाली वही बोलते हैं नहीं, उसमें सब कुछ बोल सकते हैं। और जितनी किताबें हो तो ज्यादा बोलते हैं, जाके देखो क्लास में। ठीक है, इसका मतलब ये तो गलत है। अच्छा, वो तो हमने काट दिया। आगे कह रहा है कि ये छात्रों के गणितीय चिंतन को विकसित करता है और उनमें गणित के प्रति भयमुक्त मनोवृत्ति को आत्मसात करता है। इसका मतलब तीसरा भी सही है। कौन सा सही है भैया? पहला और तीसरा। कहाँ है पहला और तीसरा? ये है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, आप एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से देख लो। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती कि जिस संख्याओं पर आप कुछ भी कर रहे हो, गुणा भाग जो भी आप कर रहे हो, वही चीज आनी चाहिए। अगर दोनों नेचुरल नंबर है तो यहाँ भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर होल नंबर है तो होल नंबर आना चाहिए। अगर कोई और नंबर है तो ये भी वही आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का कुल योगफल, किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, जोड़ोगे तो भी नेचुरल नंबर ही आएगी। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी समवर्ग गुण ये होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे देखो ए है, गुणे है, बी प्लस सी है, तो बस खाली गुणा करके लिखना है, यानी ए गुणे में बी प्लस में ए गुणे में सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए प्लस बी है तो बराबर में लिखो बी प्लस ए। और क्या है? एसोसिएटिव क्या कहती है? ब्रैकेट का खेल है। अगर यहां पर आप ब्रैकेट लगाते हो
निशान पे मत जाइएगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जो आपसे बोला जाएगा वो लगाइएगा, बस खाली कंडीशन पकड़िए क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें ब्रैकेट बाद वाले में लगा है, इसमें पहले लगा है, अगर आप पहले यहाँ लगाते हो तो फिर वहां लग जाएगा, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी है, तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सेटिस्फाई करता है, क्योंकि गधा गधा बच्चा गधा ही होता है, इसलिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और फिर उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है। बच्चा ये कर देता है। वह बच्चा वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के किस स्तर पर है? वाह भाई वाह। कहा गया है शिक्षक एक बच्चे को चतुर्भुज बनाने और फिर उसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए कहता है। इसका मतलब बच्चे को पता है कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। कैसे पता चला? उसकी प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी किस में आती है? दूसरे नंबर पे, यानी एनालाइज में, है ना। तो बस काम खत्म। एक्सियोमेटिक में नहीं है, विजुअलाइजेशन में सिर्फ हम देखते हैं, एनालिसिस में खत्म। सही है, इतना आसान है। वो पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें देख लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद लें, इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए। नहीं भैया, इससे थोड़ी ना आनंद लेंगे। कह रहा है विद्यार्थियों को प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करना चाहिए। नहीं, इसमें भी सही नहीं है। गणित के आकलन में कठिन विषयों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों के वास्तविक दैनिक जीवन के अनुभव गणित की पाठ्यपुस्तकों का भाग होना चाहिए। हाँ, ये सही है। दैनिक जीवन को सम्मिलित करो अपने आप। वो लोग जैसे त्रिभुज आपको बताना है ना, त्रिभुज ये ना बताओ देखो इसको त्रिभुज कहते हैं, आप ऐसे समोसा खाए हो वही होता है त्रिभुज। सही है। अब कोई कहेगा ये देखो आयत है, अब ऐसे कहोगे आयत थोड़ा समझ में कम आएगा। कह तो सोते हो ना किसी, चाहे तख्ते पे, पलंग पे, या किसी चीज पे आप सोते हो ना, चादर उधर हो देखे हो ना, पलंग जो है वो आयत है। ऐसे ऐसे पढ़ो तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट। क्या यह है? सुश्री रूही प्राथमिक कक्षा की गणित शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या को हल करने के बाद उनके उत्तरों को समझाने के लिए कहा। ठीक है, मतलब किसी को दिया कि सॉल्व करो, उसके बाद उनसे पूछ रहे हैं कैसे कैसे सॉल्व किया, ये बताओ। विद्यार्थी द्वारा दिए गए प्रत्येक सही या गलत उत्तर के लिए वह यही करती है। सुश्री रूही का उद्देश्य क्या है? वो क्या चेक करना चाहती है, वो क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो देखो। पहला कह रहा उत्तर पर पहुंचने के लिए समस्या को हल करते समय अपने विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को समझना। हाँ, ये सही है। फिलहाल देखें और कोई हो सकता है। विद्यार्थियों के उत्तरों को जांचने में लगने व अपने समय की बचत करना। नहीं भैया, वो बचत नहीं करना चाहती है। अंग्रेजी भाषा की कक्षा को गणित की कक्षा के साथ एकीकृत करना। नहीं भैया, ये भी नहीं सही है। स्कूल निरीक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना। नहीं भैया, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है। वो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी बच्ची, तो वो क्या सोच रही थी उस चीज की चेकिंग वो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। ये बार बार आया है, याद कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपर्युक्त कथन का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से परिलक्षित होता है? मतलब इसका अर्थ सबसे जो सही बता रहा है वो चूज करिए। चलो पहला देखो। कह रहे कि बच्चे कितना गणित जानते हैं, इस पर बल देने से। हाँ, ये तो हमने पहले ही आपको बताया। बच्चे कितना गणित जानते हैं, इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे विकसित की जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ऑप्शन ए वाला सही। बिना पढ़े आप ठोक दो, सब कुछ बात इसने कह दिया। आप देख सकते हैं अगला। गणित शिक्षा को गणित की पाठचर्या में केवल वही प्रकरण शामिल करने चाहिए जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी है। ऐसा थोड़ी ना खाली रोजमर्रा के उपयोगी हो। देख लो, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, ये चीज है ना इंपॉर्टेंट, तो उसको जो व्याख्या कर रहा है उसको बताना है ना, तो ये नहीं कर पा रहा है। आगे, गणित रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी है, अतः गणित के प्रश्नों के हल खोजने से बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये वाला सही है, ठीक है। चलो भैया आगे पढ़ लीजिएगा, ये सब गलत है। चलो नेक्स्ट है।
एक बालिका ने भिन्नों के योग पर एक सवाल को इस प्रकार से हल किया कि 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। ऐसा बच्चे करते हैं, जब शुरुआत में आप सिखाओगे ना तो बच्चे ऐसा करते हैं, 1/2 और 1/3 जोड़ेंगे 2/5 आ जाएगा, ऊपर का ऊपर जोड़ देते हैं, नीचे का नीचे जोड़ देते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, यानी आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के लिए सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम, यानी ये मान के चलो गलत, बस गलत आपसे पूछा है, ठीक है। चलो देखते हैं। बालिका दो भिन्नों के योग की कलन विधि के बारे में नहीं जानती। जानती भैया, अरे जानती है तभी तो वो ऐसा कर रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे कम उपयुक्त है, मतलब ये तो सही है। बालिका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना नहीं जानती। हाँ, नहीं जानती होगी। ओहो, सबसे कम पूछा है, इसका मतलब गलत ढूंढना है। चलो हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। बालिका दो भिन्नों के योग की कलन विधि के बारे में नहीं जानती। हाँ, नहीं जानती है तभी तो ऐसा कर रही है, जानती होती तो सही करती, ठीक। इसका मतलब ये गलत है। आगे कहाँ है, बालिका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना नहीं जानती है। नहीं जानती है तभी तो ऐसा कर पा रही है। बालिका समतुल्य भिन्नों के बारे में, अरे समतुल्य भिन्न इसमें आता ही नहीं, इसमें कहाँ है। बालिका संख्याओं के योग के बारे में नहीं जानती। अरे भैया, संख्याओं के योग के बारे में जानती है वो, अरे तभी तो एक एक जोड़ दी है दो। अगर यही नहीं जानती तो कैसे एक एक जो दो आता। इसका मतलब ये आप गलत कह रहे हो। और वो पूछा है सबसे कम उपयुक्त यही वाला है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा, हजम करिएगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन ये थोड़ा सबसे कम उपयुक्त है ना, उसको फिर से देखिएगा, फिर समझ में आएगा आपको ये। चलो क्वेश्चन नंबर है 40 भैया, 41 आ गए, बहुत अच्छी बात है। प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को आप विद्यार्थियों की गणितीय निरूपण की क्षमता को आंकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे। पहला है संख्याओं को निरूपित करने के लिए संख्यांक अंकों का उपयोग करने की क्षमता। हाँ, सही है ये। आगे है बारंबार बंटन को निरूपित करने के लिए आयत चित्र का बनाने की क्षमता। नहीं भैया, ये नहीं है। अच्छा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छा, फिर से पढ़ दे रहे हैं तो कुछ तो समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका के रूप में निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को आप विद्यार्थियों की गणितीय निरूपण, गणितीय निरूपण का मतलब यह होता है कि कुछ पिक्चर उच्चर बना करके उसमें कुछ नंबर उम्बर शो करना, ठीक है, उसको बोलते हैं गणितीय निरूपण। मतलब एक ऐसा फिगर उगर बनाना जिसमें नंबर आ जाए या चित्र उतर आ जाए, जो गणित का खेल हो, ठीक है। अब ये इसमें कह रहा है संख्याओं को निरूपित करने के लिए संख्यांक अंकों का उपयोग। हाँ, तो जो हम लोग देखो, ये चित्र तो है, ये चित्र तो है भैया, ये चित्र है, ये दो जो आप लिखे हैं वो चित्र है, सिंबल है एक, ठीक। आगे है बारंबार बंटन को निरूपित करने के लिए आयत चित्र। तो आयत चित्र देखो ये होता है, इसमें थोड़ी ना ये यूज होता है, देखो ये थोड़ी ना है, इसमें हमने कहाँ यूज किया, कुछ फिगर उगर यूज हुए नहीं। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रालेख बनाने की क्षमता। हाँ, ये सही है, ए और सी सही। कहाँ है, ए और सी वाले में सही है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फरमा रहा है कि जब 109 लिखने के लिए कहा गया तब प्राथमिक कक्षा के बच्चे ने इस संख्या को 19 लिख दिया। 109 को 19 लिख दिया, इसका मतलब याद रख लो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस पर। हमेशा उसकी दिक्कत कहाँ हुई, स्थानीय मान में। स्थानीय मान उसको नहीं पता, तभी 109 को 19 लिख दिया। अगर पता होता तो जीरो लगाता जरूर, ठीक, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू इसने नहीं समझी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। शून्य को एक स्थान के रूप में समझाते हुए स्थानीय मान की अवधारणाओं को दोहराएं। ये सही है, स्थानीय मान उसकी गलत है इसलिए ऐसा हुआ है, ये फिलहाल के लिए सही है। देखते हैं अगला। बच्चे को 1 से 150 तक की गिनती को कंठस्थ करने तथा अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें। गलत, ऐसा करने से वो नहीं सीख पाएगा। नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर 679 बोलेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, 610 बोलेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो सैंपट पर 99 से 110 तक की संख्याएं लिखें तथा 109 को रेखांकित करें। ऐसा कुछ नहीं है, तब तो पर्टिकुलर वो संख्या सीखेगा। सिर्फ बच्चे को अपने सहपाठियों की कॉपी में से सही उत्तर देखने के लिए कहें। हाँ भैया, यही कह देना कि नकल कर ले मेहनत से। ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए वाला सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। यदि 10 7 से बड़ा है तो 11 8 से बड़ा है। कथन की प्रतिस्थिति कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अभी आपको बता दिए थे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है जो उधर बैठा है उसको इधर लाना है, और पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। यानी सब कुछ दुनिया पूरी उसकी पलट दो भैया, उधर वाला इधर पटक दो, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना दो। देखो आराम से देखो, 10 7 से बड़ा है, 11 8 से बड़ा है,
ठीक है, ये पहले लिखा जाएगा 11 8 से बड़ा लेकिन नहीं लगा करके, ठीक है। तो क्या बनेगा, 11 8 से बड़ा नहीं है, 10 7 से बड़ा नहीं, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। कह रहा है 11 8 से बड़ा है, गलत। 11 8 से बड़ा नहीं है, 10 7 से बड़ा नहीं है, यही वाला आपका सही हो जाएगा। यदि 11 8 से बड़ा नहीं है तो देखो इसमें नहीं काट दिया इसलिए गलत हो जाएगा, और इसमें तो फिर नहीं काट दिया है। समझ में आया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब ये होता है चीजें ऐसे हैं, ऐसे कर दो, जहां है लगा है वहां नहीं है लगा दो, और जहां नहीं है वहां है लगा दो, यानी उल्टा कर दो। ये क्वेश्चन है कक्षा एक के अधिगमकर्ताओं को दो अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित को सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, जो सबसे अच्छा क्रम बनेगा उसको आपको यहाँ करना है, मतलब लेबल करना है, एक पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, ये बताना है। चलो, कह रहा है कि पहला, इकाई व दहाई के रूप में संख्या का चित्रात्मक निरूपण करने के लिए चित्रों के चार्ट का उपयोग। ठीक है, अभी देखते हैं कौन से नंबर पे आता है। संख्या का विस्तारित रूप में लिखना। अरे भैया, अभी तो आप स्थानीय मान पढ़ा रहे हो, जब वो पूरा सीख जाएगा ना तब जाके विस्तारित रूप लिख पाएगा। ठीक है, मतलब ये पहले आएगा ये बाद में। अभी फिलहाल देखो आगे, दो अंकी संख्याओं को दर्शाने के लिए बेस 10 ब्लॉक मोती टोकन आदि का उपयोग करके बंडल बनाने की गतिविधियां करना। हाँ, ये आएगा, ये आएगा भैया, सबसे पहले नंबर पे आएगा। बंडल बनाओ, उसको सिखाओ, यानी ये पहले नंबर पे आएगा। अभी फिलहाल आगे है, प्रत्येक संख्या में इकाई व दहाई का निरूपित करना। जब वो इकाई दहाई लिख ले जाएगा ना तभी वो उसको विस्तारित रूप में लिख सकता है, तभी वो 100 15 ऐसे कुछ तोड़ तोड़ के लिख सकता है। विस्तारित रूप आप समझ सकते हैं ना, जैसे 786 लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे 700 प्लस में 80 प्लस में 6। अरे जब तक इकाई दहाई सैकड़ा नहीं पता रहेगा तो कैसे लिखेंगे भैया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पहले ये वाला बाद में, डी वाला पहले बी वाला बाद में, डी वाला पहले बी वाला बाद में। देखो इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, उसमें है। अब काट सकते हो, जैसे देखो हम पूरा आपको बता दे रहे हैं, ये पहले नंबर पे हमने कहा था ये उससे बाद है, इसके बाद ये है, ये उसके बाद ये रहेगा। ठीक है, यानी सबसे पहले जो आना चाहिए वो सी आना चाहिए, फिर आना चाहिए ए, सी बी आ रहा है, ये तो पता नहीं कहां से स्टार्ट कर रहा है, ये तो पता नहीं कहां, लो खत्म। सही है, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन 45, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा कहां तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 या कक्षा 5। तो नोट कर लो भैया, ग्रेड 3 कक्षा 3 तक। कहां तक, कक्षा 3 तक। अरे निपुण लक्ष्य चल रहा है भैया प्राइमरी स्कूलों में जाके देखोगे ना, निपुण लक्ष्य चल रहा है। जो कक्षा 3 तक, वो सबको लक्ष्य मिला हुआ है कि कक्षा 1 वाले 5 सरल शब्दों से वाक्य पढ़ लें, उसके बाद कक्षा 2 वाले 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ लें, और वहीं कक्षा 3 वाले 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ लें। ये सब है, ये कक्षा 3 तक है। ठीक है, तो ग्रेड 3 तक। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं को मापन की अवधारणा प्रस्तुत करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। मापन उनको सिखाना है और सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है वो आपको चूज करना है। एबीसीडी में देखते हैं, बच्चों को उनकी गणित पाठ्यपुस्तक की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल पैमाना देना। सही हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों को तराजू पर लकड़ी के डस्टर को बाट के रूप में इस्तेमाल कर ये ज्ञात करने के लिए कहना कि डस्टर की तुलना में कौन सी वस्तुएं भारी या हल्की। हाँ, इससे मापन थोड़ा अच्छा है। तराजू पे रख दो, उसके बाद जो ऊपर वो कम है, जो नीचे वो ज्यादा है, अब वो बिना नापे पे 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ये सब में ज्यादा अच्छी तरीके से। हाँ सर जी, ये देखो नीचवा है, इसका मतलब ये ज्यादा है, ये देखो ऊपर है, इसका मतलब ये कम है, ये ज्यादा सीख पाएगा। इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला फिलहाल सही है। आगे देखते हैं, बच्चों को दो संख्याओं में 38 और 42 के योग के सन्निकट के लिए कहना। नहीं भैया, आगे है, बच्चों को उनके सहपाठियों के वजन का अनुमान लगाने के लिए कहना। नहीं, वजन का अनुमान थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वजन जो है 26-27 हो जाएगा, नापेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है, सबसे उपयुक्त ये बी वाला रहेगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, श्री जफर कक्षा के शिक्षक
गणित में बच्चों के अधिगम को आंकने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय मौखिक प्रश्न पूछने को अधिमान्य देते हैं। ठीक है, वो पेपर पेंसिल का जो टेस्ट होता है वो नहीं करके मौखिक पे जोर देते हैं। क्यों दे रहे हैं, उसका क्या रीजन है, निम्नलिखित में से दिए गए संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कौन है, ये आपको बताना है। देखो, कह रहा है कि वह बच्चों के अधिगम के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं तथा उसका उपयोग अपनी शिक्षा शास्त्र को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। हाँ, सही है। आगे है, वो बच्चों के टेस्ट पेपर और कॉपियों को जांचने में अपना काफी समय बचा सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चों में गणितीय संप्रेषण के कौशल की वृद्धि करने में सहायता करेगा। वाह भाई वाह। तो इसका मतलब ए और सी, एसी लगा के सो जाओ। कहाँ है ये, देखो, बस सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में गणित की चिंता के कारणों में से एक कारण नहीं माना जाता है। चिंता के कारणों में से एक कारण नहीं माना जा सकता है, मतलब ये चिंता नहीं है। कौन सी नहीं है, गणित की परीक्षा में निम्न स्तरीय उपलब्धि। हाँ, ये तो चिंता बनी रहती भैया कि गणित के प्रश्न पत्र में बहुत कम नंबर आता है, ये तो चिंता है। गणित में शिक्षण अधिगम के अनुभव। हाँ सर जी, गणित में अलग अलग टीचर आते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ सही नहीं समझ में आता है, ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आगे, गणित की अमूर्त प्रकृति, ये भी सही है। गणित जो है अब्स्ट्रैक्ट नेचर में है, इसलिए वो समझने में दिक्कत है। और लैंगिक अंतर यानी जेंडर अंतर, नहीं भैया ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये दिक्कत नहीं है, ये चिंता का कारण नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में प्रस्तावित किया गया है कि गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान को एक उपागम के रूप में अपनाया जाए। समस्या समाधान को एक उपागम के रूप में अपनाया जाए, क्योंकि उत्तम समस्या समाधान करता बनने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। अच्छा, छात्रों को प्रश्न हल करने में डर लगता है, नहीं ये तो नहीं है। हमें अध्यापकों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे समस्या समाधान के अधिगम को अपना सके। नहीं, समस्या समाधान संकल्पनात्मक समझ से संबंधित है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, उत्तम समस्या समाधान करता बनने के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। ये वाला सही है, ये गलत है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इससे अच्छा ये सही है। समस्या समाधान संकल्पनात्मक समझ से संबंधित है, इसलिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। दृष्टिबाधित लोग कौन सा, मतलब किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। टाइल्स, इसका तो प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये तो टाइल्स ऐसे टच करके बता सकते हैं। ठीक है, ये बता सकते हैं। जियो बोर्ड जो है वो भी कर सकते हैं, बोर्ड पे जो कांटी उटी लगी रहती है उस पर रबड़ लगा के खेलो। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। जियो जेब्रा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल वगैरह में चलेगा, जो कि दृष्टिबाधित जो है, जिनको दिखाई कम देता है, दिखाई नहीं देता, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से इसका यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा एक रचनात्मक कक्षा के गुण है भैया। विच एमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ठीक है, देखते हैं। रचनात्मक, छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में दी गई सभी समस्याओं को हल करने के लिए कहना, नहीं है ऐसा, इसमें रचना थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। आगे, वास्तविक जीवन से संकल्पनाओं और समस्याओं को संबंधित करना, हाँ ये सही है। कक्षा के क्रियाकलापों के दौरान छात्रों की अंतःक्रियाओं को सुसाध्य करना। और आगे है, छात्रों से अधिक प्रश्न पूछना और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं भैया प्रोत्साहित करना चाहिए था। दूसरा वाला जिसमें है वो सही हो सकता है, और पहला और चौथा जो है वो गलत। ये पहला गलत है, चौथा भी गलत है। पहला गलत है, इसका मतलब दूसरा तीसरा सही है, ये भी सही है। ठीक है, कक्षा के क्रियाकलापों के दौरान छात्रों की अंतःक्रियाओं को सुसाध्य करना। ठीक है, चलो भैया दूसरा तीसरा सही है। बार बार हम ऐसे ही बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ऑप्शन को थ्रू करना है। चलो 53, कोई और क्वेश्चन है, अभी है एक आध क्वेश्चन। कहाँ पहुंचे। मिडिल स्कूल का एक अध्यापक अपने छात्रों के लिए आकलन की एक योजना बनाता है और भिन्न पर आधारित निम्नलिखित शब्द समस्या वार्ती प्रश्न देता है। ठीक है, भिन्न पर आधारित है। चेरी की मम्मी पिकनिक के लिए कप केक बनाती है, वह अपने दोस्तों के साथ कुछ कप केक खा लेती है। अच्छा, वह गिनती है कि 20 कप केक बचे हैं। वह अपने दोस्तों को बताती है कि उन्होंने कुल कपकेक का 2/5वां हिस्सा खा लिया है। उसकी मम्मी ने कितने कपकेक बनाए थे। सॉल्व नहीं करना है, इसमें क्या हो रहा है वो देखो। कह रहा है कि दिया गया आवर्ती सवाल छात्रों की किस योग्यता को आंकेगा। एक पूर्ण निर्धारित
करना जब एक भिन्नात्मक अंश दिया हो, हाँ एक पूरे में से एक अंश दिया हो तो पूरा निकालना, हाँ ये सही है, ये चीज आंक सकता है। एक संदर्भ में भिन्न राशियों के बीच संबंध को समझना, हाँ भिन्न राशियों के बीच संबंध यानी फ्रैक्शन के बीच रिलेशन क्या है वो भी समझना है। प्रश्नों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ना, अच्छा ये थोड़ी ना समझ में आएगा। प्रश्न के कई सही उत्तर देना, अरे भैया ये सब नहीं है। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा कहाँ है, अच्छा ऑप्शन बी वाले में सही है, यहां बैठा हुआ है, ठीक। चलो आ गए 53, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां निम्न स्तरीय उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न स्तरीय और उपयुक्त नहीं है मतलब जो कम सीख पाते हैं उनके लिए ये नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, देखो छात्रों को रुचि पर केंद्रित गतिविधियों का उपयोग करना है तो कर ही सकते हो, जो उनकी रुचि है वो तो कर ही सकते हो, मतलब ये तो सही है। एकल कार्य सत्र में अभ्यास करने के लिए प्रश्नों की संख्या को कम करना, ये भी सही है। एक बार में कम प्रश्न देने चाहिए, जो कम सीख पाते हैं उनको कम प्रश्न देना चाहिए, भी सही है। लेकिन कह रहा कौन सा उपयुक्त नहीं है, यानी कौन गलत है ये बताओ। पाठ्यपुस्तक में से विविध प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए देना, हाँ ये नहीं, अलग अलग प्रश्न नहीं दे सकते हो, ठीक है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। और बाकी शिक्षक निर्देशित अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय आवंटित करना, सही है। शिक्षक के साथ वो सीखे, बहुत ज्यादा समय दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही होना चाहिए। लेकिन ये वाला नहीं होना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक में से विविध प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए देना। अलग अलग प्रकार के प्रश्न दो, बेचारा वो सीख ही नहीं पा रहा, ले डूबे उसी में। चलो एक अध्यापक कक्षा में वास्तविक जीवन से संबंधित समस्या को प्रस्तुत करता है। एक गांव में 3 समृद्ध परिवार को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण परिवार सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। गांव के लोगों को सरकारी योजना से अधिकतम लाभान्वित करने के लिए एक सर्वे किया गया। इस स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से माप की कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति गांव के लोगों की औसत आय ज्ञात करने के लिए उपयुक्त होगी। हमें एग्जाम्पल देके बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बता दे। देखो भैया एक गांव है, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, और बाकी बाकी जो है ना वो बेचारे गरीब हैं, बेचारे गरीब हैं, सिर्फ यही लोग समृद्ध हैं, सिर्फ यही लोग समृद्ध हैं। मान लेते हैं अगर इनके पास 1 लाख, इनके पास 2 लाख, इनके पास 2 लाख रुपए है, और बाकी सब इनके पास लाख है, भैया लाख है सब, ये भी लाख है ये भी लाख है, और इनके पास किसी के 5,000 है, किसी के 10,000 है, किसी के 3,000 है, किसी के 4,000 है। बंटवारा करना है, बराबर बराबर बांटना है अगर, तो कौन सा माध्य वाला सही होगा, समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक। देखो बहुलक में वो चीज आती है, बहुलक में वो चीज आती है जो सबसे ज्यादा बार आती है, तो कोई एक उठ जाएगा, बराबर बराबर लाभ नहीं मिलेगा, इसका मतलब बहुलक तो गलत है। माध्य का मतलब होता है सबका जोड़ो उसके बाद बांटो, तो भैया जी ये लोग के पास बेचारे के कम है, इनका पास ज्यादा है, उसके बाद पूरा बट जाएगा, तो नहीं सही होगा, है ना। इसका मतलब मीन भी नहीं है। माध्यिका से सबसे अच्छा आंसर निकाला जा सकता है, माध्यिका से, ठीक है, सबसे अच्छा माध्यिका से। हरात्मक माध्य ये चीज है ये नहीं है, ठीक है। तो सबसे जो सही है वो मीडियन है, माध्यिका। चलिए लास्ट स्लाइड पे, ओहो भैया खत्म हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।